हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरा चौहान गाइस। यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे हैं घटनासार की जो बुक है करंट अफेयर्स की, ठीक है, जिसमें से आपको ना 80 to 85% क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको किसी और बुक की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे हमारा चला है वो है राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। देखिए ये बुक, देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या क्या लिखा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश जो यूपी पीसीएस के लिए है, यूपीएससी के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, हरियाणा पीसीएस के लिए भी, बिहार पीसीएस के लिए भी, इतने जो स्टेट्स हैं ना पीसीएस के लिए, तो बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और किसी एग्जाम के लिए अगर आप जो है करंट अफेयर्स की बात करें तो ये बुक सफिशिएंट है, आपको इससे अलग कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम देखिए इस बुक में कहाँ से कहाँ तक है, अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स है। और यहाँ पे हम करें राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी पार्ट 10 करेंगे। तो गाइस अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे अगर कोई आपकी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक और जो है ना यूट्यूब चैनल है, आई एम कीरा चौहान, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो जस्ट ऐसे फ़न के लिए चैनल, ठीक है। चलिए अब है ना आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जितना कर लिया था अब उससे आगे बात करते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और घटना चक्र अगर आपको करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे देखिए अब लिखा है भारत के 3 नए जो है सांस्कृतिक स्थलों को क्या है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। अच्छा इसमें देखिए क्या लिखा है, ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार क्या है, यहाँ पे भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थल की अंतिम सूची में दिसंबर 2022 में मतलब जो है अब मतलब जोड़ा गया है, ठीक है। तो 3 सांस्कृतिक स्थलों में कौन कौन थे, एक तो हो गया आपका मोटेरा का जो लाइक सूर्य मंदिर है वो, गुजरात और उसके आसपास के स्मारक वडनगर, एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक शहर गुजरात जो प्रधानमंत्री मोदी का जन्म स्थल भी है, ठीक है। और क्या है उनाकोटी रेंज, उनाकोटी जिला त्रिपुरा के क्या है रॉकेट मूर्तियाँ, ठीक है। तो गैस ये हो गए 3 जो है स्थल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इन स्थलों के अतिरिक्त क्या है, भारत के पास वर्तमान में यूनेस्को की क्या है अंतरिम सूची में कितने स्थल है, हमारे पास 52 स्थल है, ठीक है। और 2022 में अब तक जो है 6 भारतीय साइट्स को जो अस्थायी सूची में जो है शामिल कर दिया गया है। जब भारत में क्या है 40 स्थल ऐसे हैं जहाँ यूनेस्को द्वारा अब तक विश्व धरोहर स्थल के लिए जो है उसे नामित किया गया है, ठीक है। अच्छा यूनेस्को की अस्थायी सूची में उन संपत्तियों की सूची, मतलब अस्थायी सूची क्या है, वो संपत्तियाँ जिस पर प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन के लिए विचार करना चाहती है, और यह भारत की विशाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता पर क्या है प्रकाश डालती है। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट देखिए लिखा है अस्मिया गमोचा की GI टैग, ठीक है। अस्मिया गमोचा को क्या है GI टैग। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अस्मिया संस्कृति और पहचान के प्रतीक यानी कि गमोचा को क्या है 2017 में प्रारंभिक आवेदन के 5 साल के बाद क्या है केंद्र सरकार ने GI टैग प्रदान किया है। तो केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने 13 दिसंबर को क्या किया है ट्वीट पर GI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को शेयर किया है, ठीक है। तो क्या है एक जो है GI मुख्य रूप से उत्पाद है जो एक निश्चित भौगोलिक स्थान में उत्पन्न होता है, और चाहे वह निर्मित उत्पाद या एक प्राकृतिक उत्पाद या एक कृषि उत्पाद कुछ भी हो सकता है। और जो निर्मित उत्पाद है जैसे हस्तशिल्प, औद्योगिक सामान, कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे अस्मिया गमोचा एक हाथ से बना हुआ क्या है आयताकार सूती कपड़ा होता है जिसे लाल बॉर्डर और क्या है विभिन्न डिज़ाइन और रूपांकन जिसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है PSLV C-54 द्वारा जो है 9 उपग्रहों का क्या करा गया सफल प्रक्षेपण किया गया। तो गाइस यहाँ लिखा है PSLV-V54 द्वारा 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण। अगर हम बात करें तो इसरो ने क्या अपने विश्वसनीय रॉकेट यानी कि क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV की सहायता से क्या किया है 26 नवंबर को, यानी कि 26 नवंबर को क्या ओशन सेट 3 हमारे सैटेलाइट का नाम है, सही 9 उपग्रहों को क्या है प्रक्षेपित करके उनकी कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। तो साल 2022 में जो है इसरो का ये क्या है 5वां और क्या आखिरी मिशन था 2022 का, ठीक है। अच्छा PSLV C-54 की अगर बात करें तो ओशन सेट श्रृंखला के जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को जो है पृथ्वी से इतने किलोमीटर दूर यानी 742 किलोमीटर की ऊंचाई पे कक्षा पे क्या है प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद स्थापित किया है, ठीक है। मतलब जो लॉन्च करने के 17 मिनट बाद स्थापित कर दिया कक्षा में, ठीक है। तो इसके अलावा क्या अनुग्रह भी अपनी जो है निर्धारित कक्षा में करीब जो 528 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुँचे, ठीक है। तो
इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने बताया कि ये मिशन इसलिए विशेष है क्योंकि क्या वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 कक्षाओं में जो है उपग्रह प्रक्षेपित किया। मतलब अभी तक क्या था, एक ही कक्षा में जितने भी जा रहे हैं एक ही कक्षा में जाके प्रक्षेपित हो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब स्थापित हो जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 2 उपग्रहों की बात हो रही है, 2 कक्षाओं की बात हो रही है। तो इसमें जो है क्या है, ऑर्बिट चेंज मतलब OCT उपयोग किया गया, ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स का यूज़ किया गया, ठीक है। तो देखिए जैसे ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर जो है कक्षाएं बनी होती हैं, ठीक है। जैसे सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किया तो यहाँ पे स्थापित कर दिया, चाहे अगर 10 हैं तो 10 के 10 इसी कक्षा में स्थापित। बट इसमें क्या है कि यहाँ पे भी किया और दूसरी कक्षा में भी स्थापित किया, मतलब 2 कक्षाओं में किया। तो ओशन सेट को जो है 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद रॉकेट जो है नीचे की ओर लाया गया, और जो है बाकी के जो 8 उपग्रह हैं उसको जो है यहाँ पे मतलब इस 500 किलोमीटर के आसपास की जो रेंज में किलोमीटर की रेंज में जो है स्थापित किया गया। मतलब पहले ऊपर, फिर ऊपर से थोड़ा सा नीचे लाया गया। तो ये जो PSLV की क्या है 56वीं और जो है आपका PSLV XL की कौन सा मिशन है, 24वां मिशन है, ठीक है। तो प्रक्षेपित किए गए जो उपग्रह हैं उसमें जो इसरो के पृथ्वी अवलोकन 06 उपग्रह के अलावा बेंगलुरु आधारित जो है आपका पिक्सेल द्वारा निर्मित जो आनंद है, हैदराबाद ध्रुव स्पेस द्वारा निर्मित थाईबोल्ट 1 और 2 है, और क्या है एस्ट्रोकास्ट के 4 छोटे उपग्रह, और भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जो है आपका INS-2B उपग्रह जो है शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का सफल प्रक्षेपण की बात करते हैं। चलिए, तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या होता है, 18 नवंबर 2022 को नए युग की शुरुआत हुई, ठीक है। क्या कि इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट यानी कि विक्रम S को जो है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया है, लॉन्च किया, और इस मिशन का नाम क्या रखा, प्रारंभ रखा, ठीक है। तो इसमें 2 घरेलू और एक क्या है विदेशी उपभोक्ता के 3 जो है पेलोड को ले जाया गया है। तो मतलब 3 पेलोड है, 2 घरेलू है, 1 विदेशी उपभोक्ता के। तो इस प्रक्षेपण से जो है भारत का नाम जो है अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो निजी कंपनियों के जो है रॉकेट जो है अंतरिक्ष में भेजते हैं, ठीक है। तो विक्रम S रॉकेट को 4 साल पुराने स्टार्टअप यानी कि क्या लिखा है, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने बनाया, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है रॉकेट आवाज़ की गति से जो है 5 गुना ज़्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर जो है इसने उड़ान भरी है, और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं यानी कि विक्रम साराभाई को जो है श्रद्धांजलि देते हुए क्या है इस रॉकेट का नाम क्या रख दिया, विक्रम S रख दिया गया। तो इसने जो है 2 घरेलू एक विदेशी ग्राहक के 3 उपग्रहों को क्या है उसके कक्षा में स्थापित करा है, जिसमें शामिल है देखिए चेन्नई के स्टार्टअप यानी कि स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप N स्पेस टेक, अर्मेनिया स्टार्टअप यानी कि वाजुमक्यू स्पेस रिसर्च लैब के छोटे हल्के सैटेलाइट भेजे गए हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्पेस किड्स का जो सैटेलाइट है उसका जो वेट है देखिए कितना है, 2.5 किलोग्राम है। तो इसे बनाने के लिए भारत जो है अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और क्या है सेशल्स के बच्चों की मदद ली है, ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट को बच्चों ने वैज्ञानिकों की जो है मार्गदर्शन में बनाया है। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या रखा, फनसैट रखा है, ठीक है। तो इस सैटेलाइट में क्या है 80 से ज़्यादा क्या है पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, कुल मिलाकर जो है 83 किलोग्राम के ये जो पेलोड्स हैं उसको जो है 81 किलोग्राम की ऊंचाई पर क्या है ऑर्बिट में स्थापित किया है, ठीक है। तो इसमें लगा पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट विक्रम S क्या है एक चरणीय सब और क्या है ऑर्बिटल और क्या है 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जो क्या है कलाम 80 प्रणोदक प्रणाली से संचालित है। नेक्स्ट स्काई रूट एरोस्पेस जो है विक्रम रॉकेट के 3 संस्करणों पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अप्रैल 2023 तक क्या है एक अन्य स्टार्टअप यानी कि अग्निकुल कॉस्मोस अपने निजी रॉकेट यानी कि अग्नि-1 का प्रक्षेपण करेगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि हिमालयी याक खाद्य पशु घोषित, ठीक है। हिमालयी याक, तो हिमालय में क्या भारत में हिमालयी याक को जो है 26 नवंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा जो है खाद्य पशु के रूप में जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है। भारत में हिमालय राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में याक जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये हिमालयी क्षेत्र में क्या है उच्च भूमि में रहने वाले क्या है बहुउद्देशीय बोविड हैं,
ठीक है। तो खाद्य पशु उन्हें माना जाता है जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादों उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो याक को जो है खाद्य पशु के रूप में मंजूरी मिलने के बाद क्या है, पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाकर जो है उच्च ऊंचाई वाले गौ जातीय जानवरों की आबादी में गिरावट को रोकने में जो मदद मिलने की उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि याक जो है ग्रामीण खाना बदोशों के लिए क्या है, एक बहुआयामी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका निभाता है। कृषि गतिविधियों की कमी के कारण क्या है, पोषण और क्या है, आजीविका सुरक्षा में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान। तो याक के दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे कि आपका हो गया चुरकुम, हो गया चुरपी, घी, पनीर के अलावा क्या है, याक किसान विभिन्न पारंपरिक मांस उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो याक बेबिनी जनजाति का है और जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल है। इन्हें पारंपरिक रूप से एक ट्रांसह्यूमेंस प्रणाली के तहत पाला जाता है जो असंगठित और कठिनाई से भरा होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि फोर्ब्स की दुनिया की जो है 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है जारी हुई। तो इसमें लिखा है 6 दिसंबर 2022 को क्या होता है, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो वार्षिक सूची में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बाइकॉन की जो कार्यकारी जो वो हैं क्या बोलते हैं अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शॉ, और क्या है नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर जो है उन 6 भारतीयों में शामिल है जिन्हें जो इस सूची में जगह मिली। तो 36वें स्थान पर निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार सूची में जो जगह बनाई हुई है। और 2021 की बात करें तो 63 वर्षीय मंत्री को सूची में 37वें स्थान पर रखा गया था, जबकि 2020 की बात करें तो 41 और 2019 की बात है 39वें स्थान पर। तो सूची में शामिल होने वाली अन्य भारतीय महिलाओं में अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है HCL टेक की जो है चेयरमैन है आपकी रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनकी रैंक है 53। भारतीय प्रतिभूति और जो मतलब सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच जिनकी रैंक है 54, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन है यानी कि सोमा मंडल जिनकी रैंक है आपकी 67। तो फोर्ब्स की सूची में जो है 39 CEO शामिल है और राज्य के 10 प्रमुख और 11 अरबपतियों की कुल संपत्ति कितनी है आपकी 115 अरब डॉलर। तो फोर्ब्स की सूची में किरण मजूमदार शॉ ये 72वें स्थान पे और जो फाल्गुनी नायर है 89वें स्थान पे। तो विश्व स्तर पर फोर्ब्स की जो सूची में यूक्रेन युद्ध के दौरान क्या होता है कि उनके नेतृत्व के लिए साथ ही साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, सॉरी गाइस इस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि व्यूज हो गए। तो यहाँ लिखा वैश्विक स्तर पर जो है फोर्ब्स की सूची में यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व के लिए साथ ही साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए क्या है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो यानी उर्सुला वॉन डेर लेयेन दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो है 19वीं वर्षीय फोर्ब्स सूची में जो है आपका शीर्ष पर है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष यानी कि क्रिस्टीन लेगार्ड को जो है दूसरा स्थान मिला और अमेरिकी उपराष्ट्रपति यानी कि कमला हैरिस तो ये 3rd नंबर पे। तो फोर्ब्स 100 सूची में क्या है आपका ईरान की जीना महसा अमीनी ने मरणोपरांत प्रभावशाली जगह जो बनाई है। तो गाइस ये बात हो गई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यह है मरणोपरांत। ठीक है, अब सितंबर में उनकी मृत्यु से इस्लामिक राष्ट्र में अपने अधिकारों के लिए एक अभूतपूर्व महिला नेतृत्व वाली क्रांति को जन्म दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को। ठीक है, तो क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है कि भारत जो है 21 नवंबर 2022 को क्या हुआ कि GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता प्राप्त करने में क्या है सफल रहा है। ठीक है, और भारत इसकी अध्यक्षता फ्रांस से प्राप्त की जो वर्तमान में क्या है इस पहल का अध्यक्ष है। ठीक है, मतलब अभी कौन है फ्रांस, फिर भारत हो जाएगा। अब ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए बनाया गया है और भारत को जो है 2022-23 के सत्र के लिए क्या है इसकी मेज़बानी मिली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यानी कि राजीव चंद्रशेखर जो है टोक्यो में 21 नवंबर 2022 को आयोजित GPAI की बैठक में इसकी औपचारिकता पूरी की और ये विश्व की प्रमुख और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसकी अध्यक्षता अब कौन करेगा, भारत। तो सत्र 2022-23 संचालित समिति के लिए क्या है 5 सीटें, जापान, फ्रांस, भारत,
कनाडा संयुक्त यूएसए के पास रहेगी। ठीक है, 5 सीटें। तो फिर से देख लीजिए, जापान, फ्रांस, भारत, कनाडा एंड यूएसए के पास रहेगी। अच्छा, यह नेक्स्ट है, भारत के 2 अन्य समुद्र तटों को क्या है, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र में प्रमाण दिया गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, समुद्र तट को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के प्रयास के बनाने के भारत के जो प्रयास हैं उसको एक और सफलता अक्टूबर 2022 में उस समय मिली है जब देश के 2 और समुद्री तट को जो है डेनमार्क स्थित फाउंडेशन ऑफ FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ने ब्लू फ्लैग बीच के रूप में प्रमाण किया है, मतलब प्रमाण प्रदान किया है। अच्छा, इसमें क्या है, लक्षद्वीप स्थित क्या मिनिकॉय थुंटी बीच और जो है आपका कदमत बीच शामिल है। ये 2 बीच हैं, दोनों बीचों के नाम याद रखिए। इसमें जो है आपका थुंडी, ये जो मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप में, तो थुंडी बीच जो है आपका लक्षद्वीप के सबसे मौलिक और सुरम्य समुद्र तटों में से एक है, जबकि जो है आपका कदमत समुद्र तट विशेष रूप से जो है क्रूज पर्यटकों में लोकप्रिय है, जो जल क्रीड़ा के लिए जो है द्वीप पर आते हैं। ठीक है, खेल कूद के लिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वर्तमान में इन 2 समुद्र तटों को मिलाकर जो है देश में ब्लू बीच जो ब्लू बीचेस हैं उनकी संख्या क्या कितनी हो गई, 12 हो गई। 8 समुद्र तटों को जो है अक्टूबर 2000 में और फिर 2 को जो है 2021 में, और जो बाकी हैं अभी वो उसको अभी कर दिया 2 को। ठीक है, और इसमें लिखा 2021 में क्या है, ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाले 2 भारतीय समुद्र तट तमिलनाडु स्थित क्या थे, यहाँ पे लिखा है कोवलम, यानी जो 2021 में कितने थे 2, तो एक तो हो गया तमिलनाडु में कोवलम बीच और दूसरा है पुडुचेरी स्थित क्या है, ईडन बीच था। ठीक है, अच्छा, ब्लू फ्लैग का जो यह प्रमाण जो है डेनमार्क के पर्यावरणोन्मुखी गैर सरकारी संगठन ये FEE द्वारा उसी समुद्री तटों को दिया जाता है जो साफ सुथरे होने के साथ साथ क्या है, हर तरह से सुरक्षित होते हैं, तो उन्हें हम ये जो है मतलब प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है 33 विभिन्न मानकों, जिसमें सार्वजनिक शौचालय, अब देखिए क्या क्या चाहिए, मानक क्या है इसके, तो सार्वजनिक शौचालय होना, कपड़े बदलने के लिए क्या है, कमरे होना, फिर है वच टावर्स, फिर है सौर ऊर्जा प्रबंधन हो गया, बैठने की समुचित व्यवस्था हो गया, CCTV हो गया, तैरने के लिए सुरक्षित क्षेत्र का चिन्हित होना आदि, ये सारी चीज़ें शामिल है। इसके आधार पर जो जांच के पश्चात किसी बीच को ये जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा है ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त जो 12 समुद्री तट हैं भारत में, वो कौन कौन से, तो एक हो गया आपका उड़ीसा में है गोल्डन तट, गुजरात में है शिवराजपुर, और केरल में कप्पड़, और आंध्र प्रदेश में है ऋषिकोंडा, कर्नाटका का हो गया पुदुचेरी, और क्या है कासरकोड, अंडमान निकोबार का राधानगर, फिर दमन द्वीप का आपका हो गया खोखला, तमिलनाडु का हो गया कोवलम, और पुडुचेरी में हो गया ईडन, और लक्षद्वीप के मिनिकॉय का हो गया थुट्टी, और फिर आपका हो गया कदमत तट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार की अगर हम बात करें तो देखिए आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने 2022 में जो है ये पुरस्कार जो है उसका वितरण 1 अक्टूबर 2022 को किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल गया, और लगातार ये 6ठा वर्ष है जब इंदौर को क्या है ये पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, स्वच्छता के इस पुरस्कार का जो वितरण है जनसंख्या के अनुसार जो है विभिन्न श्रेणियों में किया गया। जैसे इसने कहा 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसको मिल गया, इंदौर को मिल गया। वहीं सूरत और नवी मुंबई को दूसरा और तीसरा मिला। मतलब इसमें ये कहा है कि अगर उस शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो फर्स्ट नंबर पे है आपका इंदौर, दूसरे नंबर पर था सूरत, तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। फिर इसने कहा 1 लाख से कम जनसंख्या वाली बात करें तो गाइस फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका, तो शीर्ष पे महाराष्ट्र का है पंचगमी, और दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ का पाटन, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र का क्या कराड़। ठीक है, अब इसमें लिखा है कैंटोनमेंट बॉर्डर की बात करिए, कैंट एरिया की बात करें तो उसमें स्वच्छतम कैंटोनमेंट बॉर्डर का पुरस्कार इस वक्त जो महाराष्ट्र का देवलाली को दिया गया। तो इस श्रेणी में दूसरे स्थान किसे, अहमदाबाद गुजरात, और फिर यहाँ पे है महूद मध्य प्रदेश को दिया गया। ठीक है, अब इसने कहा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ जो है गंगा टाउन का जो पुरस्कार है हरिद्वार उत्तराखंड को मिला है। दूसरा तीसरा की बात करें तो वाराणसी हो गया, और आपका ऋषिकेश हो गया। राइट, अब 1 लाख, फिर से वही बात, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में गंगा के किनारे बसे शहरों की बात करें तो पहला जो है बिजनौर, देखो वो था 1 लाख से ज़्यादा, अब हम बात करें 1 लाख से कम तो बिजनौर को मिला है, उसके बाद है कन्नौज, उसके बाद है गढ़मुक्तेश्वर। राइट, अच्छा, राज्य के पुरस्कार में जो है 100 सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में
स्वच्छतम राज्य का जो है पुरस्कार बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। तो इस श्रेणी उसमें पहला स्थान पिछले वर्ष जो है छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, अभी किसका है यहाँ पे, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले जो राज्य है उसमें स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार देखा जाए तो किसे मिला है यहाँ पे, त्रिपुरा का, सेकंड नंबर झारखंड, तीसरे नंबर पे है आपका उत्तराखंड, राइट। फिर यहाँ बात कर रहे हैं कचरा मुक्त शहरों की, तो उसकी रेटिंग जो है आपका 2018 से शुरू की गई। ठीक है, तो इंदौर को देश के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग प्रदान किया गया, मतलब इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, और सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा हो गया, तिरुपति, ये जो है 5 रेटिंग इस वर्ष की गई है। ठीक है, तो मतलब इंदौर को 7 स्टार और इन सबको 5 स्टार, राइट। फिर इसमें लिखा आवास और शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण का ये लगातार क्या है 7वां वर्ष है, और ऐसा पहला सर्वेक्षण 2016 में किया गया था। अब इसमें जिसमें क्या है 73 शहरों को शामिल किया गया था। अब हम अगर बात करें तो 2022 की अगर बात करें तो इस सर्वेक्षण में जो है शहरों की संख्या कितनी हुई, 4355 हो गई। ठीक है, अब इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 10 शीर्ष स्वच्छ शहरों की बात करें तो हम जानते हैं फर्स्ट नंबर पे आता है इंदौर, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे है मुंबई, राइट, नवी मुंबई, राइट। उसके बाद 10 के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम दिल्ली भोपाल की बात करें तो 5th नंबर पे आता है, नई दिल्ली की बात करें 9th नंबर पे आता है। ठीक है, तो एक बार आप ये सूची खुद से देख सकते हैं। 4th नंबर विशाखापट्टनम, 5th नंबर विजयवाड़ा है, फिर 6th नंबर पे भोपाल है, 7th तिरुपति, 8 मैसूरू, 9 पे है नई दिल्ली, फिर अंबिकापुर इज मतलब 10वीं पोजीशन पे। अब यहाँ अगर हम 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 5 शहरों की बात करें तो सबसे पहले है महाराष्ट्र, कौन सा शहर है, महाराष्ट्र का पंचगनी है, फिर पाटन है जो कि आपका छत्तीसगढ़ से है, कराड़ महाराष्ट्र से, फिर लोनावला महाराष्ट्र में, और करजात वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, देश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य का अरुणाचल प्रदेश का। चलो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है ईटानगर के समीप क्या है डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। कब किया है कोई नहीं पूछ रहा। इस हवाई अड्डे का जो आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा जो है फरवरी 2019 में रखी गई थी, ये भी कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, होलोंगी नहीं, हालांकि होलोंगी क्या होता है गाइस, होलोंगी एक जगह है, होलोंगी स्थित क्या होता है इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है, का नाम पहले क्या था, होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था। ठीक है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI द्वारा जो है केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से विकसित जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया। मतलब पहले होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बाद में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रख दिया। अच्छा, इस नाम का सूर्य डोनी मतलब सूर्य, पोलो मतलब चंद्रमा के प्रति राज्य के लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है। ठीक है, डोली पोलो यानी कि सूर्य चंद्रमा, तो ये हो गया सूर्य चंद्रमा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राइट। ठीक है, तो अब याद रहेगा शायद आप लोगों को। तो हवाई अड्डे के नाम में परिवर्तन के राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल को ये किसने मंजूरी दे दी, कोई नहीं पूछ रहा कब दी है। अच्छा, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। राज्य में 2 लैंडिंग ग्राउंड तेजू और पासीघाट पहले से कार्यरत है। ठीक है, अच्छा, नागरिक उड्डयन विभाग की 2 नवंबर 2022 की एक विज्ञप्ति के अनुसार क्या है, डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है आपका उसको मिलाकर जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों की कुल संख्या हो गई 16, और 2014 में कितनी थी, 9 थी। ठीक है, अभी कितनी हो गई 16 हो गई टोटल। अब यहाँ लिखा है नागपुर मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। क्या, डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नागपुर कहाँ पे है इस महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसमें लिखा है महा मेट्रो जो महाराष्ट्र में नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट को लागू कर रही है ने नागपुर के एक कोलम पर हाईवे, फ्लाईओवर, मेट्रो रेल के साथ क्या सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट यानी कि 3.14 किलोमीटर का निर्मित करके क्या है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया है। और 7 दिसंबर 2022 को क्या है नागपुर मेट्रो की इस उपलब्धि के लिए क्या है प्रमाण पत्र इसे मिला। ठीक है, कब मिला कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो इस डबल डेकर वायडक्ट को इससे पहले जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एशिया की सबसे लंबी संरचना के रूप में जो है दर्ज किया गया था। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार क्या है नागपुर महाराष्ट्र के वर्धा रोड पर जो है 3.14 किलोमीटर का डबल डेकर वायडक्ट 5 मार्च 2019 को मेट्रो रेल यातायात द्वारा शुरू किया गया था। और क्या है कि नवंबर 2020 में राजमार्ग
यातायात के लिए शुरू किया। ठीक है, तो इससे जो है दुनिया में किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट माना जा रहा है, जिसके 3 स्टेशन यानी कि छत्रपति नगर, फिर जयप्रकाश और क्या है उज्ज्वल नगर है। ठीक है, अच्छा, नागपुर में वर्धा रोड पर त्रिस्तरीय परिवहन व्यवस्था है। ठीक है, ये डबल डेकर वायडक्ट जो पहले स्तर पर जो है हाईवे फ्लाईओवर, दूसरे स्तर पर मेट्रो रेल को ले जाता है, जो इसे मौजूदा राजमार्ग के साथ त्रिस्तरीय परिवहन प्रणाली के साथ जमीनी स्तर पर जोड़ता है। ठीक है, फिर इसमें वायडक्ट क्या क्या होता है। वायडक्ट क्या है, एक प्रकार का लंबा पुल है या पुलों की एक श्रृंखला है जो सामान्यतः समुद्र तटों की एक श्रृंखला और आच्छादित टावरों के बीच इसका जो है फैलाव किनारों से होता है। और वायडक्ट का उद्देश्य जो है पानी, घाटी या फिर किसी अन्य सड़क पर पुल का निर्माण करना, ताकि इस पर जो है सड़क या रेलवे ट्रैक बनाया जा सके। तो इसमें लिखा है सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर यानी कि नितिन गडकरी ने इस उपलब्धि के लिए क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो मंत्री को जो है बधाई दी। चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मिला है, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि मुंबई के 100 साल पुराने यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार को यूनेस्को की ओर से क्या है उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यूनेस्को की जूरी ने इस संग्रहालय को ऐसी परियोजना के रूप में चुना है जिससे विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए एक जो है मानक निर्धारित विरासत स्मारक बताया गया है। ठीक है, मुंबई के संग्रहालय को जो है सांस्कृतिक विरासत के जो है संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये जो है 100 वर्ष पुराने संग्रहालय भारत के प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो है आधुनिक काल तक के इतिहास का जो है दस्तावेजीकरण करता है। ठीक है, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है यूनेस्को की जूरी ने जो है मुंबई में एक प्रमुख नागरिक संस्थान को बहाल करने के लिए क्या है संग्रहालय परियोजना की प्रशंसा की है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को जो है 1922 में जो है पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जो है स्थापित किया गया था। और इस वर्ष जूरी की ओर से 6 देश यानी कि अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड की जो है 13 परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के लिए जो चुना गया। इसे जानकारी के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो है 11 देशों की 50 प्रविष्टियों की समीक्षा की गई है। ठीक है, भारत के तेलंगाना का डोमोकोंडा किला और मुंबई का भायखला स्टेशन यूनेस्को के अवार्ड ऑफ मेरिट श्रेणी की विजेताओं में शामिल है। ठीक है, अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार क्या है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ का पहला स्थान है। ठीक है, फिर लिखा 3 से लेकर 10 लाख की आबादी वाले शहरों के बीच यूपी के मुरादाबाद का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी यानी कि भुवनेश्वर को जो वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सम्मेलन में जो है लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त तो जो है इंद्रजीत सिंह को अवार्ड और 1.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, फिर लिखा है लखनऊ को ये पुरस्कार साल 2019-20 से लेकर 21-22 तक जो है PM10 की औसत सांद्रता 31% तक कम करने, बायोमास ठोस कचरे को जलाने से रोकने के लिए नई कार्रवाई के लिए दिया गया है। ठीक है, किसे लखनऊ को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है। और वही 3 से 10 लाख की आबादी वाले अगर हम शहर मुरादाबाद की बात करें तो इसमें जो PM10 की औसत सांद्रता जो 36% से कम करने के लिए जो है 75,000 रुपये पुरस्कार राशि दी गई। ठीक है, अब 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में हवा साफ करने के प्रयासों के लिए क्या है मध्य प्रदेश के देवास को जो है 37.50 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे चलिएगा इतनी सी बात, आगे बढ़ जाते हैं। वहीं लिखा है कि स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2022 के ओवरऑल रैंकिंग में यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया और देश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए क्या उत्तर प्रदेश के 3 शहर शीर्ष 3 यानी कि राजधानी 3 पर, तो राजधानी लखनऊ ने जहां पहला स्थान, वहीं नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रयागराज को दूसरा स्थान मिला और वाराणसी नगर निगम को तीसरा स्थान मिला है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत क्या देश भर के शहरों का अलग अलग बिंदुओं पर क्या सर्वे किया गया। तो टीम
के सदस्यों ने प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए क्या है आंकड़ों के साथ आम लोगों से भी बातचीत की है, सड़कों के गड्ढे को भरने के लिए क्या है सफाई और ऐसे बिंदु पर रिपोर्ट तैयार की है। देन यहाँ लिखा है सर्वेक्षण में देश भर में कुल जो है 125 शहरों ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अच्छा यहाँ लिखा है 2019-20 से लेकर आपका 21-22 तक औसत परिवेश जो PM10 एकाग्रता को जो है 31% कम करने और जो है बायोमास और ठोस कचरे को जलाने से रोकने के लिए कई जो है कार्रवाई पर जो है उच्च स्कोरिंग के लिए 1.5 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर शहरों को 3 श्रेणियों में शहरों की जो है 3 श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर हो गए आपके, उसमें टोटल क्या है 200 अंकों में से जो है शहरों में कुल 200 अंकों में से लखनऊ को जो है कितना मिला है 177, प्रयागराज को 174 और वाराणसी 173 अंक मिले हैं। ठीक है, अब 3 से 10 लाख वाले हो गए, एक तो 10 लाख से ज़्यादा वाले हो गए, तो अब 3 से 10 लाख के बीच में आते हैं, तो इसमें क्या है 176 जो है मथुरा को मिले हैं, वो पहले नंबर पे है। फिरोजाबाद भी देख सकते हैं सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे अमरावती लिखा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों का, तो देवास जो है आपका मध्य प्रदेश में, उसकी आप रैंकिंग अंक देख सकते हैं। फिर है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का आपका है, देखिए एक तो हो गया मध्य प्रदेश का देवास, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश का सुंदरनगर, तीसरा हो जाएगा आपका क्या है नालागढ़ जो कि है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रैंकिंग। अच्छा, उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो है कार्बन संकलन उपयोग और क्या भंडारण नीति, कार्बन के संकलन उपयोग और भंडारण की नीति। ठीक है, लिखा है कि नीति आयोग ने जो है 29 नवंबर 2022 को कार्बन संकलन उपयोग भंडारण कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज नीति के ढांचे का क्या किया शुभारंभ किया। इससे संबंधित रिपोर्ट जो है ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पक्षों से प्राप्त बहुमूल्य सूचना के आधार पर तैयार की गई है। ठीक है, तो इससे पहले सरकार ने क्या है अप स्ट्रीम अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के लिए जो है 2030 CCUS रोड मैप से संबंधित प्रारूप नीति को देश में सभी पक्षों से सुझाव लेने हेतु जो है सार्वजनिक किया। अच्छा, तो इस नीति ये जो नीति है ढांचे का उद्देश्य, इसका मतलब उद्देश्य क्या है भारत में कार्बन संकलन उपयोग भंडार से संबंधित जो अनुसंधान और विकास है उसमें तेजी लाने के लिए एक व्यवहारिक ढांचा विकसित करना और लागू करना। ठीक है, तो इसमें लिखा चीन अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरे सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है, जो प्रतिवर्ष जो है 2.6 गीगा टन उत्सर्जन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। भारत के लिए अपने कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करने हेतु जो है ये जो है अत्यंत आवश्यक है, जो नीति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर है ग्लासगो में विगत वर्ष प्रदूषण से संबंधित मामले में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य की घोषणा की गई है। अच्छा, तो भारत सरकार वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को आधा करने के लिए संकल्पित है। तो ऐसे में वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में CCUS की महत्वपूर्ण और क्या है निर्णायक भूमिका रहेगी। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा है अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला क्या है एक्वा पार्क बना। अच्छा, देखिए जो है मत्स्य मंत्री ने जो भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में क्या है बनाने की घोषणा की है। कब करी 31 अक्टूबर 2022 को। तो फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क के का हिस्सा होगा, जिसे जो है केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, जो पार्क है अरुणाचल प्रदेश के निचले यानी कि सुबनसिरी जिले के तारिन यानी कि 0 में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो है नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा की थी। ठीक है, तो फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क का हिस्सा होगा, जिसे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान ट्रेन फिश फार्म जो ऊंचाई वाले बुल्ला गांव में स्थित है को एकीकृत एक्वा पार्क के रूप में जो है अपग्रेड किया जाएगा, और वहाँ क्या पूर्वोत्तर की पहला फिश म्यूजियम बनेगा। ठीक है, तो आगे लिखा है कि भारत बना मैंग्रोव अलायंस का सदस्य। ठीक है, तो क्या किसका सदस्य बन गया मैंग्रोव अलायंस का। ठीक है, तो मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन यानी COP27 तो 27वें शिखर सम्मेलन के दौरान क्या होता है UAE इंडोनेशिया ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली को मजबूत करने के उद्देश्य से क्या है मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा करी है। तो मैंग्रोव वन को जो है दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है माना जाता है। ठीक है, तो भारत भी जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन
में शामिल हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस गठबंधन के प्रारंभिक सदस्यों में भारत के अलावा कौन है? यूएई है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका है। कार्बन पृथक्करण के लिए, वनों की कटाई, वन संरक्षण, कार्बनों से उत्सर्जन को कम करने के लिए मैंग्रोव संरक्षण के एकीकृत का आह्वान करते हुए क्या भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया। ठीक है, MAC में शामिल हो गया भारत। तो मैंग्रोव अलायंस जो मैक है, ठीक है, मैक एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और क्या है? तेजी लाने का प्रयास करता है। ठीक है, इतनी सी बात। अब लिखा है कि मेघालय के मोमलुह गुफा पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित। क्या मेघालय की मोमलुह गुफा क्या है? पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित की गई। तो यूनेस्को की सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन में से जो है एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस ने मेघालय के जो पूर्वी हिस्सा हिल जिले के सोहरा में स्थित मोमलुह गुफा को पहले जो है 100 IUGS भू वैज्ञानिक विरासत स्थल में से एक के रूप में मान्यता दी है। अच्छा, इसकी जानकारी मेघालय के जो मुख्यमंत्री है यानी कि केनराड संगमा ने 1 अक्टूबर को दी थी 2022 में। ठीक है, तो पूरी सूची जो है IUGS की जो है 60वीं वर्षगांठ समारोह जिसका आयोजन 25 से लेकर 28 अक्टूबर 2022 को कहाँ? जुमेया, स्पेन में किया गया था, जिसमें क्या है 56 देशों के 181 उम्मीदवार स्थलों में से चुने गए पहले 100 स्थलों में इसकी घोषणा हुई है, मतलब घोषित किया गया है। और क्या है, सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट के पहले जो है 100 ग्लोबल जियो हेरिटेज साइट के अंतर्गत मोमलुह गुफा को जो है मान्यता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो जिसके बाद लगभग जो है 40 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो है 200 से अधिक विशेषज्ञों ने साइट की पहचान करके क्या है उन्हें शॉर्टलिस्ट करने में सहयोग किया था। तो 7.2 किलोमीटर की लंबाई के साथ जो है मोमलुह गुफा जो है भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है, जो मेघालय में चेरापूंजी के पश्चिम में लगभग जो है आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, चेरापूंजी के पश्चिम में। ठीक है, तो फिर इसमें लिखा है स्थानीय रूप से इस गुफा को क्रैम मोमलुहा कहा जाता है। इस गुफा की खोज जो है 1844 में जो है ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट यूल ने की थी। तो गुफा कई उद्घाटन के साथ एक लंबी भूल भुलैया है। ठीक है, और इसे क्या है स्टेलेग्माइट यह कॉलम और ड्रेप्स मून मिल से सजाया गया। ठीक है, तो इसमें लिखा है, कोई नहीं पूछा, इसमें लिखा है 1290 मीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित और क्या है 4500 मीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर तक लंबी गुफा अपने स्टेलेग्माइट संरचनाओं के लिए जानी जाती है। और गुफा की एक अन्य प्रमुख विशेषता गुफा के अंदर का क्या है कुंड है, जो गुफा से गुजरने वाले पांच अलग अलग नदियों से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, चूंकि गुफा जो है गीली सोहरा में स्थित है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा मानसून पैटर्न और सूखे की भविष्यवाणी करने में मदद के लिए क्या है स्टेलेग्माइट का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है हैदराबाद शहर को मिला क्या है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ठीक है, तो भारत के हैदराबाद शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हैदराबाद शहर को जो है अवार्ड की कुल जो है 6 श्रेणियों में जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया और भारत का एकमात्र शहर है जिसे क्या है पुरस्कार मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्या है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 समारोह दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित हुआ। ठीक है, फिर हैदराबाद को ये अवार्ड उसकी प्रकृति उन्मुख दृष्टिकोण के आधार पर दिया गया। अवार्ड जो है हैदराबाद शहर की हरियाली और उसके प्रति शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर इसमें लिखा है AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है विश्व के विभिन्न शहरों पर किए गए ग्रीन जोन प्रयास, प्रकृति का बचाव और इस क्षेत्र में किए गए जो है नवाचार के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है। और अवार्ड शहर में हरियाली और पर्यावरण के बचाव के लिए उठाए गए जो कदम है उसको मान्यता देना है और साथ ही क्या विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत इसे जो है शहर को सम्मानित करना है। ठीक है, तो इस अवार्ड के नेटवर्क पार्टनर में बायोफिलिक सिटीज़ और सिटी एंड हेल्थ, सिटी विद नेचर, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन रूफ एंड ग्रीन वॉल एसोसिएशन, द ग्लोबल टास्क फोर्स ऑफ लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट आदि शामिल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी कि IBDC, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं यानी कि जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो है 10 नवंबर 2022 को क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि RCB फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना की है। तो भारतीय जैविक बैंक जो डेटा बैंक है उसकी भारतीय जैविक डेटा केंद्र के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तो IBDC भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है, जहां डेटा न केवल पूरे भारत से एकत्रित किया जाता है बल्कि पूरे भारत के शोधकर्ताओं को इस पर जो है पहुंच की सुविधा होगी, ठीक है। तो भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से जो है उत्पन्न IBDC में सभी लाइफ साइंस डेटा को संग्रहित करना अनिवार्य है, और ये डेटा सेंटर जो है आपका जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है आपका समर्थित है, ठीक है, यानी कि DBT के द्वारा जो है समर्थित है। और इसे जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थापित किया जा रहा है, और इसकी जो लागत है कितनी होगी, करीब जो है 85 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिजिटल डेटा को ब्रह्मा तो इसे कहा डिजिटल डेटा को ब्रह्मा नामक 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर पर संग्रहित किया गया, और 1 पेटाबाइट जो है आपका कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, 10 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है, यानी 1 पेटाबाइट कितने 10 लाख GB के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण हुआ। क्या हाइड्रोजन ईंधन वाराणसी में हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण होगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कोचीन शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ क्या एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कोचीन शिपयार्ड द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के लिए 6 इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाज़ों और गुवाहाटी के लिए जो है 2 ऐसे जहाज़ों के निर्माण के लिए एक और समझौते ज्ञापन पे क्या हस्ताक्षर किया। कोची शिपयार्ड के सूत्रों के अनुसार क्या है वातानुकूलित हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत में जो है 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी, और कोची में परीक्षण के बाद जो है वाराणसी में इस शून्य उत्सर्जन ईंधन सेल यात्री कटमरैन पोत को जो है तैनात किया जाएगा, ठीक है। इसमें वातानुकूलित इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड जहाज़ों को नदी के पानी में कम दूरी के आवागमन के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है, जिसमें जो है 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। फिर जहाज यात्रियों के लिए शौचालय और क्या है वॉशरूम सुविधाओं के अलावा चालक दल के लिए जो है आपका ऑनबोर्ड आवास भी प्रदान करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्गों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में जो है जहाज़ों का महत्वपूर्ण योगदान भी होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वर्ष 2020-21 के लिए क्या है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है जारी 2020-21 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक, ठीक है, PGI रिपोर्ट ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को एक समान पैमाने पर जो है वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है इस संरचना के लिए जो है 70 संकेतकों में जो है 1000 अंक शामिल किए गए हैं। 2 श्रेणियों में बांटा गया है, परिणाम और क्या है शासन प्रबंधन। तो इस श्रेणी को जो है 5 उप श्रेणियों मतलब सीखने के परिणाम, पहुंच और फिर है अवसंरचना और सुविधा, समानता हो गया, शासन प्रक्रिया में विभाजित किया गया। ये 5 उप श्रेणियाँ हो गई। अच्छा, इसमें क्या है रिपोर्ट ने क्या है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया है, ये 2020-21 की रिपोर्ट ने, ठीक है। अच्छा, उच्चतम श्रेणी स्तर 1 है, ठीक है, उच्चतम श्रेणी स्तर 1 है। कुल 1000 अंक में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, मतलब 950 से ज़्यादा वर्ग, तो जिसमें किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है स्तर 1 में नहीं है, ठीक है। तो चलिए 950 से ज़्यादा अंक किसी के भी नहीं है। अच्छा, निम्नतम श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है स्तर 10 हो गया, मतलब स्तर 1 हमने देखे हैं 950 से ऊपर वाली, ठीक है। लेकिन अगर हम स्तर 10 की बात करें तो 551 से कम वाली, नीचे वाली, ठीक है, आएगी इसमें। अच्छा, तो इसमें लिखा है PGI का उद्देश्य क्या है, साक्षर आधारित नीति निर्माण।
को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जो है पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना है। तो रिपोर्ट से जुड़े अन्य प्रमुख तथ्यों में से जो है 2020-21 में जो स्तर दो की अगर बात करें तो 901 से लेकर 950 तक आ जाएगा। ठीक है, स्तर 2 है। तो इसमें कौन है? 7 कुल संख्या क्या है? प्रदेशों की 7 है। जैसे कौन कौन आया इसके में? केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र हो गया। अच्छा, 2017-18 में इस स्तर में कोई भी जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। अच्छा, 2019-20 में क्या करें तो इस स्तर में क्या है, यानी कि स्तर 2 में 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे। अब यहाँ बात करें गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जो है नए राज्य हैं जो 2020-21 में जो है स्तर 2 में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो पहले देखिए 2019-20 में 4 थे, अब 4 + 3 यानी कि कितने हो गए? 7 हैं, अभी 7 हैं। ठीक है, 2020-21 में कितने हैं? 7 हैं। तो ये जो 3 थे वो ये रहे, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसने कहा तो यह अब तक किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त किया गया उच्चतम स्तर है। अब तक किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त उच्चतम स्तर को हासिल करने वाले नए राज्य हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये स्तर 3 में आता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग जो 14.9 लाख स्कूल और 95 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के लगभग 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? शिक्षा प्रणालियों में है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सलेंडर लॉरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा जो है आपका 26A(1)(b) के तहत क्या अक्टूबर 2022 में स्लेंडर लॉरिस के लिए जो है देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया गया। अधिसूचित अभयारण्य कुडूर, स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य करूर और डिंडीगुल जिले में जो है इतने हेक्टेयर में विस्तारित हो। और ये जो है स्लेंडर लॉरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी जो सामान्यतः पेड़ों पर रहते हैं। स्लेंडर लॉरिस को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर यानी IUCN द्वारा जो है लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जो है सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा की बात करते हैं। चलो, जैसे 29 अक्टूबर 22 को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथद्वारा में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो इस प्रतिमा की ऊंचाई है 369 फीट। ठीक है, इस प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम है। प्रतिमा में भगवान शिव का ध्यान जो है ध्यान मुद्रा में जो है विराजित है। और प्रतिमा का निर्माण जो है 10 वर्ष की अवधि में 51 बीघा क्षेत्र में एक पहाड़ी की चट्टान पर किया गया। इसके निर्माण में इतने टन से अधिक स्टील, लोहा और इतने लाख क्यूबिक टन कंक्रीट लगा है। इस प्रतिमा में 250 किलोमीटर की गति से चलने वाली जो है हवाओं के थपेड़ों को सहन करने की ये सहन कर सकते हैं। तो इस प्रतिमा को विश्व की शीर्ष 5 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में स्थान मिला है। तो प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए जो है 4 लिफ्ट और क्या है 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति यानी 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का जो है अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करते हुए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले लोक कल्याण की भावना से स्वामी रामानुजाचार्य इस जो है धराधाम पर अवतरित हुए थे। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो मोदी जी ने क्या करा, बेंगलोर में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया। ठीक है, तो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा इस प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया और ये प्रतिमा किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आकार देने वाले कलाकार राम बी सुतार द्वारा संकलित और गढ़ी गई इस प्रतिमा के निर्माण में जो है 98 टन कांस्य लगा है और 120 टन जो है स्टील का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड।
अब केरल टूरिज्म ने लंदन में नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है और राज्य के पर्यटन मंत्री यानी कि PA मोहम्मद रियाज ने लंदन में विभाग की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। तो पुरस्कार जो है केरल सरकार के तहत जिम्मेदार पर्यटन मिशन द्वारा कार्यान्वित स्ट्रीट परियोजना के लिए दिया गया है और जूरी ने कोट्टायम जिले में मरावंथुरुथु में कार्यान्वित जल मार्ग परियोजना के बारे में विशिष्ट टिप्पणी की। अच्छा, राज्य ने जो है जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और क्या है आपूर्ति से में सुधार के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के हेतु ये पुरस्कार प्राप्त किया, राइट। तो ये पुरस्कार जो है स्ट्रीट परियोजना के तहत जो है शुरू की गई जल संरक्षण पहल के लिए जो दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है। इसके लिए स्ट्रीट का मतलब हो गया स्थायी, मूर्त, जिम्मेदार, अनुभवात्मक और जातीय पर्यटन प्रमुख जो मुख्य केंद्रों पर जो है गतिविधियों की एकाग्रता को कम करने और स्थानीय समुदाय लाभ को अधिकतम करने के लिए पर्यटन स्थलों पर थीम आधारित सड़क विकास दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें लिखा वाटर स्ट्रीट, जिसे कुमारकोम के पास कोट्टायम जिले में मरावंत पंचायत में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। विशेष रूप से जूरी द्वारा पुरस्कार के लिए स्ट्रीट को चुनने के लिए उल्लेख किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट। तो 9 नवंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जितेंद्र सिंह शेखावत ने जो है वर्ष 2022 के लिए संपूर्ण देश की सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करी है। अच्छा, इसमें केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर यह मूल्यांकन किया है, जिसके अनुसार देश में एक वर्ष में जमीन के अंदर जाने वाले पानी की कुल मात्रा का 60.08% जल निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन भूमि जल रिचार्ज में बढ़ोतरी का संकेत देता है। वर्ष 2022 में मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज जो है आपका 437 अरब घन मीटर है। संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से जो है 239 अरब घन मीटर भूमि जल निकाला गया। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल जो है 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से जो है 1006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। मूल्यांकन 2017 मूल्यांकन आंकड़ों की तुलना में जो है देश में 909 मूल्यांकन इकाइयों में भूमि जल परिस्थिति में सुधार के संकेत देता है। ठीक है, तो इस मूल्यांकन के द्वारा एकत्र किए जाने वाली सूचना के विस्तृत विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि भूमि जल रिचार्ज में वृद्धि हो रही है, जिसका कारण नहरों से होने वाले जो है रिसाव में वृद्धि, सिंचाई के पानी का उल्टा बहाव और जल स्रोतों, टंकियों और जल संरक्षण संरचनाएं हो सकती हैं। तो भूजल रिचार्ज का मुख्य स्रोत जो है मानसूनी बारिश, जो 241 अरब घन मीटर तथा कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज का लगभग 55% है। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं या रोकते हैं, क्योंकि अब जो है ना काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है। अब जो बाकी का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट के साथ।